आज का जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स एल्गोरिदम है। जिस तरह से हमने आफ्टर मेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखा था कि वो किस तरह से ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स की जो वर्किंग है उसको कॉपी करके बनाया गया था कि एल्गोरिदम रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो इनहेरिटेंस उसकी किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कॉपी होती है, इसी तरह से जो जीन्स का मॉडल है उसी की बेसिस पे उसकी करैक्टरिस्टिक्स को हम एक एल्गोरिदम की फॉर्म में जो फॉर्मलाइज़ किया गया है फॉर सॉल्विंग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स एल्गोरिदम। सो आज का टॉपिक जो है आफ्टर मिड सेकेंड मेजर टॉपिक हमारा जेनेटिक्स एल्गोरिदम है। दिस इज़ अ बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड मॉडल। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम होते हैं जिसको हम जेनेटिक्स एल्गोरिदम को इन शॉर्ट हम जीए बोलते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स, सबसे पहले वैल्यू आ जाती है इसमें जीन वैल्यू, यानी आपकी इनहेरिटेंस या आपकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ह्यूमन की, जो वन जनरेशन से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से उनके चिल्ड्रन को शिफ्ट होती हैं, वो उसकी जीन वैल्यू होती है। सो जीन इज़ अ बेसिक यूनिट रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आई कलर भी हो सकता है, आपका हेयर कलर हो सकता है, आपका स्किन टोन हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, या कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके पेरेंट्स में हों और उसके बाद आप वहीं कन्वर्ट हो जाएं। सो जीन सबसे बेसिक यूनिट है जेनेटिक एल्गोरिदम का। इसमें सेकंड जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो जीन से मिलके बना होता है। सो एक क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक वैल्यूज़ हो सकती हैं, स्ट्रिंग ऑफ जीन्स, अ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो हम कंप्यूटर साइंस में जब इसको हम फॉर्मलाइज़ करेंगे तो हमारा एक जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसको हम एक क्रोमोसोम बोलेंगे, जिसके अंदर मल्टीपल जीन वैल्यूज़ हो जाएंगी। जस्ट लाइक यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है क्रोमोसोम का। जीन 1 की वैल्यू है, यानी कि एक जो फीचर है आपके डेटा सेट का उसको जीन 1 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड जो फीचर जो कॉलम नेम या एट्रीब्यूट नेम थे आपके डेटा सेट में होते हैं, उसको सेकंड जीन वैल्यू के साथ दिया गया है। थर्ड एंड फोर्थ, और पूरे के पूरे रोज या रैकेट को हम एक वन क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसमें हम हर एक फीचर सेट को एक जीन की वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट जी, नेक्स्ट जो तीसरा बेसिक कंपोनेंट है हमारे जेनेटिक एल्गोरिदम का, फर्स्ट वन जीन था, सेकंड क्रोमोसोम, तीसरा हो जाता है पॉपुलेशन। अब एक से ज़्यादा अगर हम क्रोमोसोम को कंबाइन कर लें, जिस तरह से देखें कि जो जीन है वो एक सिंपल फीचर या एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है, उसके बाद पूरी रो की वैल्यूज़ को हम एक क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर पूरे के पूरे डेटा सेट के हम वैल्यूज़ लें जिसमें हर एक रो को एक क्रोमोसोम के साथ रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो एक पॉपुलेशन बन जाएगी, या उसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। सो द पॉपुलेशन थर्ड component of genetic algorithm or GA is population, that is a collection of chromosome, यानी कि 1 row 2 and 3 rows का combination है, तो this is called a population of genetic algorithm। so ये तीन basic component थे genetic algorithm के। जीन वैल्यू जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बेसिक यूनिट होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल सारी की सारी जीन्स में से होती हैं। क्रोमोसोम वन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वन सेट ऑफ जीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रोमोसोम का वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसको, या मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में हम इसको वन क्रोमोसोम या वन रैकेट जिसमें पूरे के पूरे फीचर्स की इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे। और पॉपुलेशन जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम पॉपुलेशन से डिक्लेयर करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डेटा सेट कि हम देखते हैं कि किस तरह से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम मैप कर सकते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के ऊपर। यहाँ पे भी एक डेटा सेट आपको शो करवाती हूँ। फूड एलर्जी प्रॉब्लम डेटा सेट है। आई एस लास्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो मिसिंग है। अच्छा, फूड एलर्जी प्रॉब्लम डेटा सेट है जिसमें नंबर्स हैं। फर्स्ट फीचर, इसको हम फीचर कंसीडर नहीं करते, हम इसको अपने एक्सक्लूड कर देते हैं। फर्स्ट फीचर आ जाएगा रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नेम है, मील टाइप है कि लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, ब्रेक किस दिन का है ये मील, कॉस्ट उसकी क्या है, चीप है और एक्सपेंसिव है। और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो होगी रिएक्शन, कि एलर्जिक रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सो फूड एलर्जी प्रॉब्लम डेटा सेट है जिसमें रेस्टोरेंट्स का नेम है, मील टाइप है, डेट है, कॉस्ट है, चीप है, एक्सपेंसिव है, और इन चार फीचर्स की बेसिस पे एलर्जी जो है वो होगी या नहीं होगी, इसकी बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। इसको आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू भी ट्रेन कर सकते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आप वैल्यूज़ देते हैं और उसकी बेसिस पे वो किसी ना किसी क्लास को उसको क्लासीफाई कर देता है।
सो यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम में हम एग्जांपल में आपको सॉल्व करके बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक जीन वैल्यू हो जाएगी रेस्टोरेंट की, जीन 2 हो जाएगी मील की वैल्यू, जीन 3 डे की है, जीन 4 कॉस्ट की, और इस पूरी रो को हम एक क्रोमोसोम के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो बंच ऑफ क्रोमोसोम्स होगा 4 और 5, इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस डेटा सेट को हम किस तरह से जीन वैल्यू में जेनेटिक एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। So the example of model learning, a potential model of the data can be represented as a chromosome with genetic representation. अब देखें रेस्टोरेंट फर्स्ट फीचर था, उसको हम जीन 1 की वैल्यू असाइन करेंगे। जीन 2 आ जाएगा मील, मील जो है वो कौन सा है, ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है। डे ऑफ द वीक कौन सा है, कॉस्ट उसकी चीप है और एक्सपेंसिव है। तो ये 4 जीन्स हमारी बन जाएंगी और ये पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड या रो जो है हमारा एक क्रोमोसोम डिक्लेयर हो जाएगा। सो ये जीन की वैल्यूज़ होती है, ईच इंडिविजुअल वैल्यू को हम एलील्स बोलते हैं, एलील्स ऑफ जीन्स। इसको आप बायो के स्टूडेंट से भी कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरह से जीन्स में इंडिविजुअल वैल्यूज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या उसके इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोला जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 जीन्स वैल्यूज आ जाएंगी। रेस्टोरेंट जीन सैम, लॉबडेल और सारा के हैं 3 वैल्यूज। मील जीन आ जाएगा ब्रेकफास्ट, लंच। डे जीन फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कॉस्ट जीन चीप एंड एक्सपेंसिव। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे डेटा सेट में मौजूद है। अब डेटा सेट में डिनर की वैल्यू मील में नहीं है तो हम उसको यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। डेज 3 ही हैं तो 3 ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और चीप एंड एक्सपेंसिव के साथ ही हमारी कॉस्ट वैल्यूज़ है। तो हम उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं जो कि हमारे डेटा सेट में मौजूद हो, क्योंकि मॉडल हमारा ट्रेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर ट्रेनिंग सेट। अब यहाँ पे देखिए कि मज़ीद आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे अगर एलेबोरेट थोड़ी सी कर दूँ, ठीक है, अभी हम रहने देते हैं, थोड़ी देर फर्दर कुछ चीज़ें देख लें, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं जीन्स में। एक और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है फिनोटाइप का और जीनोटाइप का। फिनोटाइप बेसिकली आपके जो इन्वायरमेंट में रियल वर्ल्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम फिनोटाइप बोलते हैं इसके बायो की लैंग्वेज में। और अगर हम उसको जीन्स की वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, जीन्स का जो एक पैटर्न होता है, तो उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। यानी कि रियल वर्ल्ड में देखिए, जो हमने एग्जांपल देखी थी ऊपर, रेस्टोरेंट, मील, डेट, कॉस्ट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम फिनोटाइप बोलेंगे। और अगर हम इसको जेनेटिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दें, पैटर्न बना दें, जिस तरह से बाइनरी का एक पैटर्न बना हुआ है, किस तरह बनेगा ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताती हूँ, तो इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। सो फिनोटाइप एक सिंपल एग्जांपल है, आई कलर के साथ जीन इनकोड्स आई कलर। इन दिस एग्जांपल अलील जो है इज़ आइदर ब्राउन और ब्लैक। अलील हमने देखा था कि बेसिक यूनिट है किसी भी जीन्स का। सो रियल वर्ल्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, जिसमें हेयर कलर भी आ सकता है, ब्लैक है, ब्राउन है, हाइट आ सकती है कितनी है, शू साइज़ आ सकता है आपका। सो दीज आर फिनोटाइप्स। और अगर हम इसको जेनेटिक पैटर्न में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारा जीनोटाइप बन जाएगा। सो जीनोटाइप इज़ द प्रीडोमिनेंट करंट डे मीनिंग ऑफ जीनोटाइप इज़ सम रेलिवेंट पार्ट ऑफ द DNA पास टू द ऑर्गेनिज्म बाय इट्स पेरेंट्स। ये दोनों वैल्यू जो डेफिनेशन विकिपीडिया से मैंने गेट की हैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि फिनोटाइप हम किसको कहते हैं। रियल वर्ड जो हमारा डेटा सेट वैल्यूज़ होगी वो फिनोटाइप होगी, और उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी पैटर्न तो वो हमारा जीनोटाइप आ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद एन एग्जांपल ऑफ फूड एलर्जी प्रॉब्लम डेटा सेट। हम कन्वर्ट करते हैं फिनोटाइप टू जीनोटाइप कन्वर्जन ऑफ फूड एलर्जी डेटा सेट। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास 5 रैकेट्स हैं, नंबर ऑफ़ रैकेट्स हैं, रोज़ हैं, जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जीनोटाइप की फॉर्म में मौजूद हैं। इसको हम किस तरह से फिनोटाइप की फॉर्म में मौजूद हैं, इसको हम किस तरह से जीनोटाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, वो हैव डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ रेस्टोरेंट नेम। जो रेस्टोरेंट नेम था जो हमारा फीचर, उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं सैम्स, लॉबडेल, सारा। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी हमें रिक्वायर्ड हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। बिट साइज़ देखिए 3 वैल्यूज़ को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो बिट साइज़ अगर हम इसको देखें तो ये 2 टू रेज़ की पावर में आ जाता है। अगर 2 टू रेज़ पावर 0 हो तो वो 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट की जाती है, और अगर हम 2 टू रेज़ पावर 1 करें तो ये 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए शो होगा। हमारे पास यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। 3 को शो करने के लिए हमारे पास 2 टू रेज़ पावर 2 यानी कि 4 वैल्यूज़ हम इजीली इस बिट के साथ शो कर सकते हैं। तो ये बिट जो है वो उसमें 3 भी लाई करेगा, यानी 4 के अंदर हम 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। चीज़ में ये दोबारा से कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट कर दूँ कि बिट वैल्यू हमने गेट करनी है कि कितनी बिट्स के साथ हम
3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ रेस्टोरेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर की फॉर्म में लेना है 2 टू रेज़ पावर। अगर आपको मैथ्स या डिस्ट्रिक्ट मैथ्स या एल्गोरिदम याद हो तो उसमें हम हमेशा पावर्स देखने की कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टू रेज़ पावर में जाते हैं। तो 2 टू रेज़ पावर 0 होगी तो इट मीन्स कि 0 बिट 1 वैल्यू को शो करेगी। अगर 2 टू रेज़ पावर हम 1 पे जाते हैं तो 1 बिट जो है वो 2 वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इनफ होगी। और अगर हम 2 टू रेज़ पावर 2 यानी कि 4 वैल्यूज़ को डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स जो है वो सफिशेंट होंगे। अब हमारे पास 3 है तो इट मीन्स कि ये हमारा इस सेट में लाई करेगा। 2 बिट्स जो हैं वो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए गुड इनफ होंगे। 2 अब किस तरह से हम कह सकते हैं कि सैम को हम 0 असाइन कर सकते हैं, लॉबरेल को 0 1 असाइन करते हैं, सारा को हम 0 1 के बाद जो बिट स्ट्रिंग है उसमें 1 0 आता है, यानी कि 1 2 3 4। अगर 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो 0 0, अगर 2 बाइनरी के फॉर्म में 0 1 3 है तो 1 0, और अगर 4 है तो हम 1 1। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप रियल टाइम में अगर आप उसको डिवाइड करके गेट करना चाहें तो वो आ जाएगा जी 0 1 1 0। 3 है तो 3 के लिए आपको 1 1, तो 4 जो है 4 की 100 में जाएगी। तो इसलिए हम इसके बजाय इस सेट को कंसीडर करेंगे 0 0 एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 1 दूसरी को, 1 के बाद 1 0 आता है थर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड 1 1। इसी तरह से ग्रेजुअली आप इंक्रीज़ करते जाएंगे विद द नंबर ऑफ बिट्स। अब यहाँ पे देखिए 2 बिट्स जो हैं वो सफिशेंट हैं किसी भी वैल्यू को डिस्टिंक्टली शो करने के लिए। तो सैम को अगर हम 0 0 साइन कर दें, लॉपरेल को 0 1 जीन वैल्यू साइन कर दें और सारा को 1 0, तो इट मीन्स कि इसमें हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, किसी न्यू रेस्टोरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन करंटली जो हमारे पास डेटा सेट वैल्यू थी 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ थी रेस्टोरेंट के, तो उसमें हम 2 बिट्स जो हैं वो सफिशेंट हैं फॉर डिस्टिंक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच रेस्टोरेंट नेम। नेक्स्ट वन देखिए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ मील आ जाती है। मील, सो मील जो है उसमें 2 ही थे, ब्रेकफास्ट एंड लंच। सो ब्रेकफास्ट एंड लंच 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अब अगर हम 1 करें तो आंसर इज़ 1 2। तो इट मीन्स कि 1 बिट इज़ जस्ट गुड इनफ टू रिप्रेजेंट दीज 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। अगर हम 0 असाइन कर दें ब्रेकफास्ट को और 1 असाइन कर दें लंच को, दैट इज़ गुड इनफ फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ मील। सो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट मील का जो फीचर है उसके लिए हमारे पास 1 बिट इज़ गुड इनफ। नेक्स्ट हम देखते हैं डे। तो डे जो है वो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ थी। तो अगेन 3 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 टू रेज़ पावर 2 विच इज़ 4, यानी कि 2 बिट इनफ है, 2 बिट्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ डे। यानी कि 0 0 अगर हम फ्राइडे को असाइन कर दें, सैटरडे को हम 0 1 असाइन कर सकते हैं, एंड संडे को हम 1 0। सो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर करूँगी, कुछ ये है, एक एग्जांपल मैं आपको एक और भी करवाऊँगी इससे, ताकि आपको किसी भी सिनेरियो को बिट्स में जीन्स में कन्वर्ट करना आपको आ जाए। सो लास्ट वन है डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, चीप और एक्सपेंसिव 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सो 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट जो है वो सफिशेंट है। सो 1 बिट इज़ गुड इनफ टू रिप्रेजेंट द कॉस्ट वैल्यू ऑफ चीप और एक्सपेंसिव। हम इसको 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी टोटल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसको कंप्लीट क्रोमोसोम अगर बनाना चाहें जिसमें फर्स्ट वैल्यू रेस्टोरेंट की, सेकंड डे मील टाइप था, नेक्स्ट वन डे एंड देन कॉस्ट। सो अगर हम रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट हमने देखा था कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिट्स चाहिए थी। मील 2 वैल्यूज़ थी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट चाहिए थी। डे 3 वैल्यूज़ थी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स, एंड लाइकवाइज कॉस्ट की 2 वैल्यूज़ थी तो उसको 1 बिट से हम, तो टोटल इस पूरे क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 3 4 5 6 बिट्स जो है वो चाहिए इस पूरे क्रोमोसोम को जेनेटिक एल्गोरिदम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि रेस्टोरेंट है तो हम इसको 0 1 मील 1 0 1 0 और कॉस्ट जो है वो 0। तो ये एक पूरा हमारा क्रोमोसोम बन गया है जिसमें जीन 1 जीन 2 जीन 3 एंड जीन 4, और हर एक जीन के इंडिविजुअल वैल्यू को हम एक एलीन बोलते हैं।
So this is a simple representation of your data set into genetic algorithm in genetic form. एक चीज़ उसमें आ जाती है कि कौन सा क्रोमोसोम अच्छा है या कौन सा बुरा है। जैसे लाइक हम देखते थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कौन एक्यूरेसी की बेसिस पे एक थ्रेश होल्ड रखा होता था हमने कि थ्रेश होल्ड से अगर ज़्यादा वैल्यू आ जाती है आपके पास इनपुट वैल्यू तो आप उसको ट्रिगर कर देंगे न्यूरॉन को टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसी तरह से हम यहाँ पे फिटनेस फंक्शन रखते हैं। सो फिटनेस फंक्शन की बेसिस पे हम चेक करते हैं कि क्रोमोसोम अच्छा है या बुरा है, ये जीन्स वैल्यू अच्छी है या बुरी है, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी या नहीं जाएगी। सो फिटनेस फंक्शन यहाँ पे हमारा थ्रेश होल्ड की तरह ही वर्क करता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ अ क्रोमोसोम। अच्छा क्रोमोसोम होगा तो वो सर्वाइव करेगा। फिटेस्ट टू सर्वाइव की एग्जांपल अगर आपके याद हो तो कहते हैं जो जीन्स फिट होंगे वही नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगे, अदरवाइज़ बाकी सारे जो है वो कोरोना के साथ ही एंड हो जाएंगे यहाँ पे। सो फिटेस्ट की जो यहाँ पे एक जंग है उसमें फिटनेस फंक्शन हम डिक्लेयर किया गया है इस किसी भी क्रोमोसोम की फ़िटनेस को जज करने के लिए। अगर क्रोमोसोम फिट है तो उसको हम नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में लेके जाएंगे, अदरवाइज़ वो डाई आउट हो जाएगा। सो ये स्ट्रेटजी यूज़ होगी जेनेटिक एल्गोरिथम की। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी टू कन्वर्ट फिनोटाइप इनटू जीनोटाइप, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हम जीन्स वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। So reproduction operators and genetic operators are applied to chromosomes that are selected to be parents to create offsprings। अब ऐसा है कि हमने जो सोल्यूशन सेट बनता है, जो हमारा एक डेटा सेट से हम क्रोमोसोम क्रिएट करते हैं, हर एक ट्रेनिंग सेट, हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को। अब उसमें से देखते हैं फिटनेस फंक्शन की बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं कुछ क्रोमोसोम्स को जो कि हमारे ऑफस्प्रिंग इनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। नेक्स्ट सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम उनको यूज़ करेंगे। जो बाकी वीक क्रोमोसोम्स होंगे उनको हम वहीं पे डिस्कार्ड कर देंगे और नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेक्स्ट सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। सो कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं उन क्रोमोसोम्स के ऊपर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेट करने के लिए। सो रिप्रोडक्शन ऑपरेटर्स हैं जो प्रीवियस क्रोमोसोम से हम रिप्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को। टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रॉस ओवर एंड द सेकेंड वन इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन के वर्ड से हो सकता है आप कुछ ना कुछ हद तक सुना हो, पहले फेमिलियर हो इससे। पहले इसको डिस्कस हम करेंगे। फर्स्ट वन हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ क्रॉस ओवर और इसको हम किस तरह से क्रोमोसोम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो क्रोमोसोम क्रॉस ओवर टेक्स टू कैंडिडेट सोल्यूशन, दो सोल्यूशंस को यानी दो क्रोमोसोम्स को लेगा एंड डिवाइड देम स्वैपिंग कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस टू न्यू कैंडिडेट्स। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर हमारे पास क्रोमोसोम 1 है, 1 0 0 1 0 1 1। सो लेट्स टेक 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट का हम क्रोमोसोम लेते हैं, क्रोमोसोम 1, और एक हम क्रोमोसोम लेते हैं 2, यानी कि इन दोनों की फिटनेस अच्छी थी। इसकी बेसिस पे हमने इन दो को कंसीडर किया ताकि हम नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकें। अब जो क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर क्या करता है कि सिंगल लाइन यहाँ पे हम कट लगाएंगे, कहीं पे भी सिंगल लाइन। सो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग हमारा जनरेट होगा, ऑफस्प्रिंग ये चाइल्ड 1, वो क्रोमोसोम 1 की फर्स्ट वैल्यूज़ को लेगा और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो क्रोमोसोम 2 से लेगा, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा उसकी वैल्यूज़ इस तरह से आएंगी कि वो जहाँ पे हमने सिंगल पॉइंट कट लगाया था उससे प्रीवियस जो वैल्यूज़ थी क्रोमोसोम 1 की वो लेगा और उसके बाद रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं वो क्रोमोसोम 2 की लेके तो एक कंप्लीट न्यू चाइल्ड जनरेट हो जाएगा। हो सकता है कि ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे अपने पेरेंट्स के इस पर सोल्यूशन को सेट को फाइंड करने के लिए। इसी तरह से हम अगर हम ऑफस्प्रिंग 2 या चाइल्ड 2 जनरेट करना चाहें तो वो क्या होगा कि वो चाइल्ड 2 की फ़र्स्ट वैल्यूज़ को कंसिडर करेगा, लेगा और रिमेनिंग जो है वो क्रोमोसोम 1 की वैल्यूज़ को लेगा और उसके साथ अपना कंप्लीट एक सेट कंप्लीट कर लेगा। सो फर्स्ट वैल्यूज़ 1 1 0 एंड द रिमेनिंग जो है वो अपर क्रोमोसोम 1 से वैल्यूज़ लेके, तो ये दो हमारे ऑफस्प्रिंग जनरेट हो गए हैं अपने पेरेंट वैल्यूज़ की बेसिस पे। इसको हम सिंगल पॉइंट हमने कट लगाया था और क्रॉसओवर के थ्रू हमने 2 ऑफस्प्रिंग्स जनरेट कर लिए हैं। अब हो सकते हैं इनको हम अगर कन्वर्ट करें फिनोटाइप के अंदर तो ये ज़्यादा बेस्ट इनकी फिटनेस हो और सोल्यूशन जो हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये ज़्यादा आउट परफॉर्म करें। सो जो क्रॉसओवर है सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर हो सकता है या यूनिफॉर्म क्रॉसओवर और मल्टीपल पॉइंट क्रॉसओवर हो सकता है। सो सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर आपने देखा एग्जांपल, ये एक सिंपल
पॉइंट क्रॉसओवर की एग्जांपल थी। कहीं पे भी आप कट लगाते हैं, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो फर्स्ट वैल्यूज़ लेता है क्रोमोसोम 1 की और रिमेनिंग क्रोमोसोम 2 की, और इसी तरह से सेकंड जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो फर्स्ट वैल्यूज़ इसकी अपने क्रोमोसोम 2 की लेता है एंड रिमेनिंग क्रोमोसोम 1 की लेके अपना जो सेट है उसको कंप्लीट करके अपने क्रोमोसोम की जो जीन वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट करके कंप्लीट क्रोमोसोम बनाता है। यूनिफॉर्म क्रॉसओवर में क्या होता है कि आप रैंडमली पिक करते हो से अगर हम इसी की एग्जांपल हम यूनिफॉर्म मिले तो वो क्या होगा कि रैंडमली हो सकता है कि वन वैल्यू क्रोमोसोम 1 से पिक कर ले, नेक्स्ट वैल्यू क्रोमोसोम 2 की पिक कर ले, उसके बाद अगेन क्रोमोसोम 2 की वैल्यू पिक कर ले। ये हो सकता है कि वो क्रोमोसोम 1 की वैल्यू, यानी रैंडमली पिक करके जो 7 का सेट है या जितना भी उसका कंप्लीट सेट है उसको कंप्लीट करेगा रैंडमली, पिकिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम आइदर वन साइड और फ्रॉम आइदर टू साइड, यानी कि 7 का सेट उसने कंप्लीट करना है। लेकिन यानी कि ये अगर देखिए फर्स्ट 2 है वैल्यूज़, इसमें क्रोमोसोम 1 की अगर उसने चेक कर ली है, ले ली है वैल्यू, तो वो क्रोमोसोम 2 की वैल्यू नहीं लेगा बल्कि नेक्स्ट वैल्यू फिर वो लेगा और इस तरह से अपना कंप्लीट सेट कंप्लीट करेगा क्रोमोसोम्स का, जीन वैल्यूज़ का 7 का। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म क्रॉसओवर, या इसको हम मल्टीपल पॉइंट क्रॉसओवर भी बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग जो है वो इस तरह से अपने पेरेंट से वैल्यूज़ लेके अपने क्रोमोसोम का सेट कंप्लीट करेगा। उसके बाद सेकंड टाइप जो ऑपरेटर था रिप्रोडक्शन ऑपरेटर, वो म्यूटेशन था। म्यूटेशन में क्या करते हैं कि हम म्यूटेट करते हैं, चेंज कर देते हैं जीन वैल्यू को। जिस तरह से ये देखें कि खरबूजे जो है वो पहले की तरह नहीं है जो देसी खरबूजे होते थे, यानी कि अब वो उसमें किसी न किस्म की चीज़ जो उन्होंने ऐड कर दी है किसी दूसरे फ्रूट की, जिसकी वजह से उनका टेस्ट भी चेंज हो गया और उनकी शेप भी चेंज हो गई है। इसी तरह से मैंगोज़ की काइंड अगर देखें आप, करंट जो सीजनल फ्रूट्स हैं, तो म्यूटेट करके जीन वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू बना देते हैं। या इसमें अगर आप एनिमल में देखें तो एनिमल्स में भी म्यूटेशन के थ्रू कॉज की डिफरेंट ब्रीड जनरेट की जाती है, या डॉग्स की ब्रीड जनरेट की जाती है जिसमें म्यूटेट किया जाता है जीन वैल्यू को और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स गेट किए जाते हैं। सो म्यूटेशन जो है उसमें सिंगल कैंडिडेट जो है टेक्स अ सिंगल कैंडिडेट एंड रैंडमली चेंज सम एस्पेक्ट जीन ऑफ इट, यानी कि उसकी जीन वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आप ह्यूमंस के ऊपर अभी तक शायद अप्लाई नहीं किया गया क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और मे बी ड्रास्टिक भी हो जाए। सो लेबॉर्ट्री में पहले इस तरह की एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसमें जीन वैल्यू को म्यूटेट कर दिया जाता है किसी एक सिंगल जीन वैल्यू को, और उसके रिजल्ट की बेसिस पे हम देख सकते हैं, हो सकता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकला और हो सकता है बहुत बुरा निकला है। सो म्यूटेशन में रैंडमली सिलेक्ट अ बिट इन द पैटर्न एंड चेंज इट, स्विचिंग 1 को हो सकता है वो 0 में कन्वर्ट कर दे और 0 को 1 में कर दे। सो म्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑपरेटर है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपॉन जेनेटिक वैल्यूज़ और क्रोमोसोम, इसमें यह है कि वो रैंडमली किसी एक बिट वैल्यू को, एक एलील वैल्यू को चेंज कर देता है अपने रिजल्ट सेट को बेटर बनाने के लिए। सो ये कॉन्सेप्ट था पार्ट 1 जेनेटिक एल्गोरिथम्स। इसकी स्लाइड्स में रीड करके अपलोड कर देती हूँ, इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी करूँगी, उसके बाद हम जाएंगे इसके पार्ट 2 के ऊपर। सो स्टेप बाय स्टेप इतना आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ 13 जून से शुरू हो रहे हैं। सो उसके लिए हम प्रेपरेशन के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा।